हेलो फ्रेंड, टीचमेट में आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्रधान शिक्षक की जो परीक्षा है, अब वह कुछ ही दिनों के बाद होने वाली है। और उसमें आपको पता है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 20 मार्क्स के मैथ के क्वेश्चन आएंगे जो 8वीं कक्षा तक के होंगे। तो इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को आज डिस्कस करेंगे और इसका मेन फोकस है कि हम लोग उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको जान पाएँ। और ये जो भी क्वेश्चन है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और जो लोग सीटीईटी का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ के क्वेश्चन आते हैं, वो लोग भी इसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि रेशमा के पास 1 रुपये के 5 सिक्के, यानी कि 5 रुपये, 50 पैसे के 15 सिक्के। तो आपको देखना है कि 15 अगर सिक्के हैं 50 पैसे के तो उसमें कितने रुपए हो गए, और 25 पैसे के 18 सिक्के हैं तो उसके पास कुल कितनी राशि हो जाएगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे आप 1 × 5 करेंगे तो 5 रुपये हो जाएंगे, प्लस अगर 15 को आप देखेंगे 50 पैसे से तो 7.5 रुपये हो जाएंगे। तो 7×5 = 12, यानी 12.5 रुपये आपको ऐसे ही हो गए। 12 रुपये 50 पैसा आपको दो को जोड़ने पर हो जा रहा है। और उसके बाद आपके पास बचा हुआ है 25 पैसे के 18 सिक्के। तो इस तरह से इन सभी को आप जोड़ेंगे तो आपको 17 रुपये प्राप्त हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25,075 पैसे को रुपए में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा। तो बहुत ही आसान है कि अगर पैसे को रुपए में बदलना हो तो हम लोग 100 से उसमें भाग कर देते हैं। और 100 से भाग करने का मतलब होता है कि जैसे अगर आप इसमें 100 से भाग करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव डाल दें। तो इसका अर्थ हुआ कि 250 रुपये 75 पैसे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी नीचे जितना जीरो होता है उतने अंक के बाद हम लोग दशमलव डाल देते हैं। जैसे अगर यहाँ 1000 होता तो हम लोग 25 के बाद दशमलव डाल देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि 100 से भाग करना है तो 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा। तो 250.75 यहाँ पे हो जाएगा। जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा है 350 और आपको भाग करना है इसमें 100 से। तो आप 2 अंक के बाद दशमलव करेंगे तो 1 और 2, यानी यहाँ दशमलव आ जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 3.5। जीरो आप लिख भी सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह से आपको करना है। गुना करने पर जीरो बढ़ जाता है और भाग करने पर वो जीरो खत्म हो जाता है, दशमलव के रूप में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीटर का प्रयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं कि लीटर जो होता है उसका प्रयोग द्रव को मापने यानी लिक्विड को मापने के लिए किया जाता है, जबकि मीटर का प्रयोग लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। उसी तरह से केजी का जो होता है वो भार को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ आप जानते हैं कि लिक्विड के रूप में दूध होता है, तो दूध को मापने के लिए हम लोग लीटर का प्रयोग करते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरिए। तो देखिए यहाँ पर है, जैसे 1 किलोमीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर, 1 किलोलीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी आसान होता है, इसको आप ना पहले थोड़ा सा देख लेंगे कि कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो जैसे आप लोग पढ़े भी होंगे कि पहले होता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, फिर डेका, हेक्टो और किलोमीटर। यानी हम लोग नीचे से ऊपर की ओर अगर बढ़ते हैं तो इस तरह से हमारा चार्ट बन जाता है। अगर हम लोग ऐसे बढ़ें तो पहले आता है मिली, फिर आता है सेंटी, फिर आता है डेसी, फिर आता है मीटर, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और अंत में किलोमीटर। यानी मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि सबसे छोटा होता है इसमें मिली, उसके बाद होगा सेंटी, फिर होगा डेसी, फिर होगा मीटर, फिर होगा डेकामीटर, फिर हेक्टोमीटर और फिर किलोमीटर। अब यहाँ ध्यान ये देना है कि अगर आपको किसी से किसी में कन्वर्ट करना हो, तो जैसे मिलीमीटर को अगर आपको सेंटीमीटर या डेसीमीटर या मीटर किसी में भी बदलना हो, तो जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वो बड़ा होता जाएगा। जैसे मिली से बड़ा होगा सेंटी, डेसी, मीटर, सब मिली से सारे बड़े होंगे। तो अगर हमको बड़े मापक में बदलना हो तो उसमें क्या होगा कि भाग हो जाता है, यानी जितना ऊपर हम जाएंगे उतना उसमें भाग हो जाएगा। जैसे यहाँ पर आप मिली को अगर डेसी में बदलेंगे तो ये 2 स्थान ऊपर है तो उसमें हम 100 से भाग कर देंगे।
और जैसे ही अगर हमको छोटे में बदलना होता तो हम उतना से उसमें गुना कर देते। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मीटर को हेक्टोमीटर में या मीटर को डेकामीटर में बदलना हो। जैसे अगर 50 मीटर है और उसको आपको डेकामीटर में बदलना है, 50 मीटर को आपको बदलना है डेकामीटर में, तो एक ही ऊपर है तो हम 10 से यानी 1 जीरो रख के भाग कर देंगे तो सीधा हो जाएगा 5 डेकामीटर। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे अगर वही चीज़ उल्टा करना हो, जैसे डेकामीटर को मीटर में बदलना हो, 5 डेकामीटर है और उसको हमको मीटर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे 10 से, तो 5 गुने 10 यानी कि 50 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ इसको आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं कि अगर आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना हो, यहाँ ब्लू लाइन देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो भाग हो रहा है, या सेंटी को मीटर में बदलना हो, मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो वहाँ भाग होते हैं। लेकिन अगर वही चीज़ हमको उल्टा करना हो, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो या मीटर को मिलीमीटर में बदलना हो तो वहाँ पर फिर उतना जितना पीछे आएंगे उतना गुना हो जाएगा। तो आप इस चार्ट को याद रखिएगा। सबसे पहले होता है मिली, फिर सेंटी, फिर डेसीमीटर, फिर मीटर, फिर डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। आप ऐसे इसको 2-4 बार याद कर लीजिए। और जैसे ही आप ऊपर से नीचे आएंगे तो गुना होगा, और नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, जितना स्थान ऊपर जाए उतना जीरो रख के आप गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्वेश्चन है कि 1 किलो लीटर में कितना हेक्टोलीटर होगा। तो आप अगर याद करेंगे तो होता है मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो लीटर। तो पहले हेक्टो आता है, उसके बाद आता है, यानी कि आपको किलो लीटर से अगर हेक्टो में लाना है तो बड़ा को छोटे में बदलना है। एक स्थान नीचे लाएंगे तो यहाँ पे हमको 10 से गुना करना पड़ेगा। तो यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर 1 हेक्टोलीटर को डेका लीटर में बदलना हो तो क्या होगा। तो इसका जवाब है कि 1 हेक्टोलीटर बराबर 10 डेका लीटर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर 1 लीटर को सेंटीलीटर में बदलना हो तो क्या होगा। तो देखिए लीटर बड़ा है, अगर उसको छोटे में बदलना है तो जैसे ही अगर कोई बड़े चीज़ को छोटा में करेंगे तो वो ज़्यादा होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे 1 लीटर अगर सामान लाएंगे और उसको सेंटीलीटर में अगर आप बदलेंगे तो वो ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको अब ये ध्यान देना है कि 1 लीटर कितने सेंटीलीटर के बराबर है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा सी। यहाँ हमारा ऑप्शन सी यानी कि 100 सेंटीलीटर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, उसी तरह से 100 सेंटीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। ऐसे भी आप इसको याद कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 डेसीलीटर कितने मिलीलीटर के बराबर होगा। और यहाँ हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी यानी कि 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मिलीलीटर कितने किलोलीटर के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए छोटा हमारा है और इसको बड़े में कन्वर्ट करना है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर मान जो होगा सो कम होता जाएगा। अब मिली से किलोलीटर कितना आगे है, तो मिली के बाद आता है सेंटी, डेसी, मीटर, फिर डेका, फिर हेक्टो, तब किलो। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पे 6 अंक आगे जा रहे हैं, यानी 6 बार आगे बढ़ते हैं, तो 6 अंक का दशमलव होना चाहिए। तो इस तरह से आप अगर यहाँ देखेंगे तो हमारा 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1 सेंटीलीटर कितना डेकालीटर के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 1 सेंटीलीटर 0.001 के 1 डेकालीटर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और हमारा ये 7वां क्वेश्चन है कि 1 लीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर होगा। यहाँ पर लीटर के बदले मीटर भी हो सकता है, कोई भी चीज़ दिया रह सकता है। बस आप ये याद रखें कि मीटर, लीटर और हेक्टोलीटर में कितनी दूरी है वो आप ध्यान रखिएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 लीटर बराबर कितना हेक्टोलीटर होता है।
और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मतलब 0.01 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था मापन से संबंधी। आप इसी तरह से मीटर पर भी इसको बना सकते हैं, और इस बार आप एक एक करके इसको पॉज करिएगा और आप खुद से इसको बना करके कोशिश कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन को, फिर दूसरे क्वेश्चन को, तीसरे को, चौथे को, आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, चार्ट को पहले बना करके, और अपने अकॉर्डिंग आप उसको देखिएगा कि कैसे आपका आंसर सही हो पा रहा है या नहीं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न का मान ज्ञात करें। जैसे 3 का पावर है -7 और इसको डिवाइड करना है 3 का पावर -10 से, और इंटू करना है 3 का पावर -5 से, और फिर उसको डिवाइड करना है जो हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेना है कि अगर पावर माइनस में हो तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, जैसे 1/3 का पावर 7, इसको ऐसे भी हम चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि अगर माइनस में होता है तो वो बाई में आ जाता है, और यहाँ भाग है तो इसको भी हम चाहे तो यहाँ भाग, और 3 का पावर 1/3 का पावर 10 यहाँ पर ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम सबको करके सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमारा सही जवाब आ जाएगा 16/729, यानी ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, और अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपका सॉल्यूशन वहाँ डाल दिया जाएगा। वैसे आप खुद से सॉल्व करके इसको एक बार ट्राई करें। नेक्स्ट है, एक घनाभ की माप 64 सेंटीमीटर × 54 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर है। 6 सेमी भुजा वाले कितने छोटे घन इस घनाभ में रखे जा सकते हैं। तो आप जानते हैं कि घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। तो जैसे घनाभ आप एक तरह से आयत की तरह समझ सकते हैं, जैसे इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे इस तरह से घनाभ बनाया जाता है। और इसमें पूछा जा रहा है कि छोटे छोटे कितने घन रखे जा सकते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए छोटा एक घन हम ले लेते हैं, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। जैसे ये घन है छोटा छोटा, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो यहाँ आपको ये बताना है कि ऐसे जो छोटे छोटे यहाँ घन हैं वो इसमें हम कितने डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे घन जो है इस बड़े से डब्बे के अंदर कितने रखे जा सकते हैं। तो ऐसा प्रश्न जब भी होता है तो उसमें समझिए कि वो आयतन से संबंधित होता है। तो इसमें हम बड़े के आयतन में छोटे के आयतन से भाग कर देंगे तो सही संख्या निकल जाएगी। यानी घनाभ का आयतन बट्टा घन का आयतन अगर हम कर दें तो हम संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ घनाभ का आयतन क्या होता है, वो होता है L × B × H, यानी लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई, और घन का क्षेत्रफल होता है भुजा क्यों, यानी भुजा × भुजा × भुजा। तो इस तरह से आप इसको भाग करेंगे। जैसे यहाँ पर आपको ऊपर दिया ही हुआ है L, B और H, और यहाँ 6 करके जब इससे भाग करेंगे तो आपको सही संख्या यहाँ पे पता चल जाएगा, और जो होगा 480। यानी इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा 480। 64 × 54 × 30 को भाग करना है 6 × 6 × 6 से, यहाँ सही आंसर आपको मिल जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 का पावर x = 4 का पावर y = 8 का पावर z है तो हमारे यहाँ जो दिया हुआ है उसका मान निकालना है। यानी 1/2x + 1/4y + 1/4z का = 4 है। तो x y z का आप वैल्यू निकाल सकते हैं, या x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या करेंगे ना, पहले कि आप सभी को एक जैसे फॉर्म ले आएँ। जैसे यहाँ आप देखें तो 2 का पावर तो x दिया हुआ है, इक्वल टू चाहे तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2y, और इक्वल टू इसको चाहे तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3z। और देखिए जब आधार समान होता है तो उसके पावर को भी बराबर ही माना जाता है। तो इस तरह से आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x = 2y और = 3z। यानी कि हम चाहे तो x की जगह पर 2y रख सकते हैं और
एक्स की जगह पर 3z रख सकते हैं। तो अब जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है आप वहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर ले, जैसे 1/2x तो ठीक है, प्लस 1/4 गुने y के बदले में आप क्या रख सकते हैं, y के बदले में भी आप चाहे तो उसका मान आप वहाँ पर पुट कर सकते हैं, और इस तरह से z का वैल्यू भी आप वहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको x y z का पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, और यहाँ हमारा सही जवाब हो जाएगा 7/16 यानी ऑप्शन ए। देखिए x बराबर चूँकि 2y दिया हुआ था, आप यहाँ पर सॉल्व किए थे तो देखे थे कि x बराबर है 2y, तो आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि y = x/2, क्योंकि यहाँ पर जो गुना में होता है इधर आके भाग में आ जाता है, ऐसे आएगा, ये 2 जो है इधर आएगा तो वो भाग में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आप y के बदले में x/2 रखेंगे, तो यहाँ 4 यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 1/2x तो आपका रह ही जाएगा, और प्लस 1/4 इंटू x/2 अगर करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग z के बदले में भी रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 7/16 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 अंक की संख्या उन अंकों के योग का 4 गुना है। देखिए उनके अंकों का जो जोड़ है, जैसे 1 + 2, यानी आप यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ है 1 + 2 यानी कि =3 आता है। तो अंकों का 4 गुना, तो अगर इसका 4 गुना आप करते हैं तो आता है 12। तो पहला ऑप्शन तो मतलब पहले टर्म के हिसाब से ये सही है। अब कहता है उनके अंकों के गुणज का 3 गुना, तो अंकों का गुना करेंगे तो 1 × 2 यानी कि =2, 2 का 3 गुना, तो 2 तिया तो 6 ही है, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। अब देखिए दूसरा ऑप्शन है, इसी तरह से आप सबको चेक कर सकते हैं, जैसे 2 2 4 है, 4 का 4 गुना आप करेंगे तो 16 ही आएगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन तो पहले ही टर्म को पूरा नहीं कर रहा। उसी तरह से 4 1 5, 5 चौके करेंगे तो 20 आता है, तो ये भी नहीं होगा, और पहला हम लोग चेक कर ही चुके हैं। तो इस तरह से हमारा अंतिम ऑप्शन तो सही होगा ही, लेकिन इसको भी हम लोग एक बार चेक करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ कहा जा रहा है कि 2 अंक मतलब अंकों के योग का 4 गुना है, तो अंक का योग यानी कि 2 + 4, 2 + 4 = हो जाता है 6, और 6 का 4 गुना, तो इसको गुने 4 अगर आप करेंगे तो 6 चौक 24, तो ये हमारा पहला ऑप्शन सही है। और दूसरा है कि अंकों के गुणज का तिगुना, तो अब अंकों का गुना करिए, तो ये है 2 × 4 यानी कि 8, और 8 का तिगुना तो 24, तो दोनों तरह से हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:3 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। तो आप बेलन का जो फॉर्मूला होता है आयतन का, उसकी सहायता से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, और आपको पता ही होगा कि बेलन का जो आयतन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बेलन का आयतन होता है πr²। तो यहाँ दोनों का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो ये हो जाएगा πr1 का स्क्वायर और h1, अब बट्टा में हो जाएगा πr2 का स्क्वायर और h2, यहाँ h2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों का अलग अलग दिया हुआ है इसलिए। अब यहाँ पाई से पाई तो ख़त्म हो जाएगा आपका, r2 के बदले में यहाँ पर आप जो दूसरा है वो r1 की जगह पे आप यहाँ पे 2 रखेंगे, क्योंकि यहाँ त्रिज्या का अनुपात 2 और 3 है, और इसी तरह से ऊंचाई की जगह पर आप 5 और 3 रखेंगे। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, यानी आप इसको जब लिखते हैं तो इस तरह से आएगा 2/3 का स्क्वायर इंटू 5/3, और इसको सॉल्व करने पर आता है 20:27। ये हमारा दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा मैथ से रिलेटेड 10 क्वेश्चन। अब हम लोग पेडागोजी से रिलेटेड जो कुछ सवाल हैं उसको देखेंगे। पहला प्रश्न, यदि दिया गया है कि a बड़ा या बराबर है b, तो इसका आशय क्या है।
मैंने तो इसको पढ़ दिया है, आप इस क्वेश्चन को देखें और खुद सोचें कि इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कि ए जो है वो बी से बड़ा है या बराबर है। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि x बड़ा या बराबर है y के तो कौन सा कथन असत्य है। आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे ऑप्शन को देख सकते हैं कि किस तरह से इसको लिखा जा सकता है भाषा के रूप में। तो पहला कथन कह रहा है कि x y से बड़ा है या बराबर है, तो ये तो सही है। दूसरा है कि x y के बराबर है, तो ये भी हो सकता है। और तीसरा है कि x y से कम नहीं है, तो x y से कम नहीं है क्योंकि वह बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। और चौथा है कि x y से अधिक है या बराबर है, तो एक तरह से ये भी सही है। यहाँ पर लिखने में कुछ प्रिंट हुआ है, यहाँ होना चाहिए कि अंतिम ऑप्शन में आप अगर ऐसे कर दें कि y x से अधिक है या बराबर है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर ये होगा, नहीं तो ये सभी उपरोक्त सभी सही माने जाएंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया तथा कितना अभी करना है, उसके व्यवहार में कितना संशोधन हुआ और कितना संशोधन होना शेष है, यह कथन किसका है। तो ये जो कथन है डॉक्टर रामसकल पांडे जी का है। आप इसको याद रखेंगे कि बालक ने कितना ज्ञान अर्जित किया है और कितना बाकी है और कितने व्यवहार में उसका संशोधन हुआ और कितना होना शेष है, ये रामसकल जी ने कहा था। तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नैदानिक परख में ज्ञात किया जाता है। नैदानिक परख का मतलब हुआ डायग्नोस्टिक, अगर हम लोग टेस्ट लेते हैं तो उसमें क्या होता है। तो देखिए यह जानने के लिए किया जाता है, जो नैदानिक परीक्षण होता है या परख होता है कि बालक कहाँ पर उसको परेशानी हो रही है, किसके कारण उनको त्रुटि हो रही है, वह जानने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बालकों के लिए कठिनाई के क्षेत्र एवं उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को जानने के लिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देती है, यह किसने कहा था। तो यह कथन एससी स्टैंड ने कहा था। ये जो आपका कथन है वो एससी स्टैंड ने कहा था। तो यहाँ बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डॉक्टर बीएस ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किससे। तो शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से, मूल्यांकन के साधन से या सभी से। तो ये सभी चीज़ों से मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, यहाँ ध्यान रखना है। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा हम लोग ब्लूम के टेक्सोनॉमी के बारे में देख लेते हैं कि उनके जो पिरामिड उन्होंने बताया था वो किस टाइप का है। बीएस ब्लूम ने निम्नलिखित परिभाषा दिया है जिससे उनके शैक्षिक उद्देश्य को हम समझ सकते हैं कि शैक्षिक उद्देश्यों की सहायता से केवल पाठ्यक्रम की रचना और उद्देश्य के लिए ही निर्देशन नहीं दिया जाता है, अपितु ये मूल्यांकन की प्रविधियों के विशिष्टीकरण में भी सहायक होते हैं। और उन्होंने सीखने के 3 प्रकार के बारे में चर्चा की है। और बेंजामिन ब्लूम जो थे वो 1956 में कॉलेज की एक समिति ने उनको 3 डोमेन की पहचान की थी, यानी सीखने के 3 डोमेन उन्होंने बताया था। एक संज्ञानात्मक, यानी कि मानसिक कौशल से ज्ञान से संबंधित। दूसरा था वो भावनात्मक, यानी भावनाओं या भावनात्मक क्षेत्रों से संबंधित या मनोवृत्ति से संबंधित। और तीसरा था साइकोमोटर, यानी मैनुअल या शारीरिक कौशल जो होता है उससे संबंधित। तो 3 तरह के डोमेन की उन्होंने पहचान की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि ब्लूम ने सीखने के कितने डोमेन के बारे में बताया था। तो 3 था, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। तो ये ध्यान रखेंगे। तो संज्ञानात्मक पक्ष जो है उसमें डोमेन में उन्होंने 6 मुख्य श्रेणियों में बांटा था, जो इस तरह से है। पहले था ज्ञान, फिर समझबूझ, फिर अनुप्रयोग, फिर विश्लेषण, फिर संश्लेषण और अंत में मूल्यांकन। तो यहाँ आप इसको थोड़ा सा पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। ये उनका जो दिया हुआ, ब्लूम का दिया हुआ 6 है वो उस समय है, बाद में इसमें संशोधन किया गया 2001 में, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। जैसे ज्ञान का अर्थ होता है कि विशिष्टताओं का ज्ञान, शब्दावली का ज्ञान, यानी किसी चीज़ के बारे में सिर्फ उससे संबंधित हम शब्दावली को जान लेते हैं, लेकिन उसकी पूरी समझ हमें नहीं होती है। बोध में हम अनुवाद, अर्थापन, परिवेशन को लेते हैं, यानी हम उसके अनुवाद को समझ पाते हैं। और तीसरा है एप्लीकेशन में हम लोग वास्तविक परिस्थिति में उसका सामान्यीकरण या प्रयोग कर पाते हैं। विश्लेषण में
संबंध विश्लेषण या व्यवस्थित सिद्धांतों का विश्लेषण किया जाता है। संश्लेषण में है कि रचना में संगठित किया जाता है, विशेष संप्रेषण की उत्पत्ति, योजना का निर्माण, ये सब आते हैं। और अंत में है कि मूल्यांकन में उसके हम मूल्य निर्धारित करते हैं। तो ये था उनका डोमेन। अब हम लोग इसमें उनका जो संशोधित रूप है ब्लूम टेक्सोनोमी को, थोड़ा उसको भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार जो ब्लूम का टेक्सोनोमी दिया गया है और उसमें संज्ञानात्मक डोमेन है वो 2001 के अनुसार है, और इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जैसे पहला है रिमेम्बरिंग, यानी सबसे पहले बच्चा जो होता है किसी चीज़ को याद करता है, फिर धीरे धीरे वो उन चीज़ों को समझता है, फिर उससे जुड़े हुए नए सिचुएशन के साथ उसको अप्लाई करता है, फिर उसको वो अन्य चीज़ों के साथ एनालाइज करता है या उनके बीच संबंध स्थापित करता है, फिर वह अपने एग्जामिन इंफॉर्मेशन एंड मेक जजमेंट, उसको वह जो उसको इन्फॉर्मेशन मिलता है उसकी जांच करता है और खुद निर्णय भी लेता है, और अंत में वो उनसे कुछ नई चीज़ों का सृजन करता है। तो ये अब नया एक ढंग बनाया कि पहले याद करना, फिर समझना, फिर उसका अनुप्रयोग करना, फिर उसका विश्लेषण करना, फिर उसका मूल्यांकन करना और अंत में सृजन करना। ये लोअर से हायर की ओर है। और इसको आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी में भी है पहले याद करना, फिर समझना, फिर लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन और सृजन। ये ब्लूम्स के टेक्सोनोमी है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्ता की समस्या का उदाहरण है। और ये इसका सही जवाब है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की समस्या। ये जो है हमारे वो विषय वस्तु की जीवन से असंबद्धता एवं अध्यापन की निरस्ता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित शिक्षण के अंतर्गत समस्या समाधान उपागम पर चर्चा करते हुए शिक्षक ने अपने निम्न 4 विचार दिए हैं। कौन सा विचार समस्या समाधान उपागम के अनुरूप नहीं है? तो आपको इसमें सही जवाब का पता करना है। और इसमें है कि समस्या समाधान व गणितीय तर्कना में कोई सहसंबंध नहीं है। ये जो शिक्षक का कहना है ये गलत है, क्योंकि दोनों के बीच में रिलेशन होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है कि गणित शिक्षण के दौरान उदाहरणों के द्वारा शिक्षण कराया जा रहा है तथा उसके बाद नियम की प्रतिस्थापना की जाती है। यह गणित शिक्षण की कौन सी विधि है? तो आप जानते हैं कि पहले उदाहरण और फिर उसके बाद नियम को निकालना या कोई सूत्र को खोजना, ये होता है आगमन विधि, और इसका उल्टा होता है निगमन विधि। तो यहाँ आगमन विधि सही हो जाएगा, और निगमन में हम लोग पहले नियम जानते हैं फिर उससे उदाहरण देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा रिवीजन क्लास कहिए या फिर कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास, और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।